आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो हम इसके बेसिक पे बात करने वाले हैं बच्चों आज, जो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके धीरे धीरे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के एकदम हाई लेवल यानी एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे, जिसमें आप लोगों को बच्चों में लोअर से बिल्कुल बेस लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा और आप लोगों के एग्जाम में जिस तरीके का क्वेश्चन आता है उसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों बेसिक से। चलो, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। मींस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बिजनेस है या कंपनी, जो भी हमारा एंटरप्राइजेस है बच्चों, उसमें कैश के इनफ्लो को और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा पैसा कैश में कितना आया और कैश में कितना गया। ठीक है ना। यानी कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कहा जाता है बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनियां होती हैं उनके लिए कंपलसरी होता है, जबकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, इनके लिए ऑप्शनल होता है। तो बच्चों, कभी कभी इस पे ट्रू और फॉल्स में भी 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंपलसरी फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, तो आप लोग लिखना फॉल्स, है ना बच्चों, कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना। कंपलसरी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए है, यानी कंपनी को बच्चों कंपलसरी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। और कैश फ्लो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो। अब बच्चों, कोई भी बिजनेस है तो उसमें ये 3 एक्टिविटी होती है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को कैश फ्लो की बात बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना। कितनी एक्टिविटी होती है? 3 एक्टिविटी। एक तो बच्चों हमारा कैश, ठीक है, कितनी एक्टिविटी होती है हमारी? 3 एक्टिविटी। एक होता है बच्चों हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है बच्चों हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट वन है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर, हम आपसे एक बात पूछे, एक्टिविटी, ठीक है ना, ये लो, लीजिए। तो बच्चों, ये 3 एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे बच्चों वो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, कोई भी नेचर ऑफ कंपनी होगी तो उसमें ये 3 एक्टिविटी होती है, कोई भी बिजनेस हो। ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारा कोर वर्क है, जो हमारा मेन बिजनेस है उसको। इन्वेस्टिंग, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, जब हम पे ज्यादा सेविंग हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम पे ज्यादा कलेक्शन आने लगता है तो हम क्या करते हैं, चलो यार इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए कि कल को हमें रिटर्न आए इस पे, तो उसे कहा जाता है बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, भाई मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, लोन लूंगा, ठीक है, या अपने कंपनी के इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा, या अपने कंपनी के डिवेंचर इश्यू करूंगा, या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूंगा। और जब बच्चों तब भी पैसों की जरूरत होगी तो हो सकता है मैं बैंक से जाके लोन ले लूं कि भाई बैंक मुझे लोन दे दो। तो बच्चों वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है। हम धीरे धीरे बात करेंगे बच्चों। मैं आज आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बात करने वाला हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये 3 एक्टिविटी होती है, जिसको इसको ए एक्टिविटी कहा जाता है बच्चों, इसको बी और फाइनेंस को सी। तो मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं वो ए एक्टिविटी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं इनके बारे में भी बात करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है ध्यान से समझो। उसकी वजह से जो पैसा मेरे पास आएगा या जो पैसा जाएगा उसे बच्चों हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। हमें दिखाना होता है तो उसके लिए हमें किस तरीके से दिखाना है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये उसका फॉर्मेट है। अब बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना रोल प्ले करता है। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना यार। एक सिंपल सी चीज है, आप लोग अगर ध्यान से समझना चाहोगे तो भाई हर एक का एक
मेन वर्क होता है, कोर बिजनेस होता है, यानी ऑपरेशन होता है, जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना, सबके अपने काम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है ना, मान लो बच्चों मेरी एक कंपनी है और मैं आप लोगों के लिए बैग बना के सेल करता हूं। ठीक है, मेरा मेन काम क्या है कि बैग प्रिपेयर करना, स्कूल बैग होते हैं ना, वो प्रिपेयर करके सेल करता हूं, तो मेरा वो कोर बिजनेस है। तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ठीक है, बैग बनाऊंगा और बैग सेल करूंगा, ये मेरा ऑपरेशन एक्टिविटी है। अब बच्चों मेरे पास बैग से कुछ इनकम हो गई और वो इनकम आफ्टर टैक्स मैंने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, ठीक है, उस पैसों को मैंने क्या करा, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। चाहे मैंने एसेट्स में इन्वेस्ट किया हो, मशीनरी वगैरह परचेज करने में इन्वेस्ट किया हो, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली हो, या मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया हो, तो बच्चों ये क्या हुआ, मेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थर्ड वन, अब मान लो बच्चों मेरे को यही बिजनेस करना है और मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, किसकी जरूरत है, पैसों की जरूरत। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाके बैंक से लोन ले लूंगा, या अपने इक्विटी शेयर इश्यू कर दूंगा, या डिवेंचर इश्यू कर दूंगा, तो वो आता है मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में सीख रहे हैं, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। सर हम एक बात पूछें, पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड कितने होते हैं? क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने। बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के जो हमारे मेथड हैं वो दो मेथड हैं। ठीक है ना, मेथड हैं वो हमारे कितने मेथड है, दो मेथड है। एक तो बच्चों है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। और ये कौन से एएस के अंडर में आता है बच्चों, ये आता है एएस 3 में, ठीक है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ऑल्दो बच्चों ये रिवाइज्ड हुआ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, एएस 3। ठीक है बच्चों, हमारा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वहां पे आता है। तो हमारे कैश फ्लो प्रिपेयर करने के मेथड कितने होते हैं बच्चों? मेथड होते हैं हमारे दो मेथड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बच्चों डायरेक्ट आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, यानी हमें कौन सा मेथड सीखना है, इनडायरेक्ट। ठीक है ना, डायरेक्ट आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप लोग आज जो सीखने वाले हो वो है बच्चों मेथड इनडायरेक्ट। हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए कि अकॉर्डिंग टू एएस 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज, हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो किस मेथड के अकॉर्डिंग बनाते हैं? तो बच्चों दोनों मेथड बना सकते हैं, बट हाँ रिवाइज के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं अब वो बनाते हैं इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में, क्योंकि आप लोगों के लिए डायरेक्ट मेथड है ही नहीं आपके सिलेबस में, सीबीएसई खुश हो गई, कह रहे छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों मेथड से समझ नहीं पाएंगे, चलो इनके लिए हटा दो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड कर दो। बच्चों इनडायरेक्ट मेथड एज कंपैरिजन डायरेक्ट मेथड इजी होता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट इजी है। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन यानी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अब ये फॉर्मेट के रिक्वायरमेंट। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, हम कैश फ्लो के बारे में और भी बात करेंगे, ठीक है ना। बट मैं आज चाहता हूं कि एक छोटे से टॉपिक पे बात करी जाए जो आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो मैंने तीन बातें आप लोगों से जो मेजर करी है वो एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात बच्चों, जो हमारे मेथड हैं कैश फ्लो के वो दो तरीके के मेथड हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और हम लोग जो करते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। और थर्ड बात, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी किसके लिए है? तो बच्चों ये कंपनी के लिए कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, ठीक है। बाकी किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो बना सकते हैं, वो चाहे तो ना बनाए, उनकी मर्जी। पर हाँ कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि हम नहीं बना रहे, कंपनी के लिए बच्चों कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडेड, ठीक है ना। हमारा कंपनीज एक्ट भी अमेंड हो चुका है 2013 में, तो आप लोगों को ये बढ़िया नॉलेज है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इस फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे इस फॉर्मेट की, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझोगे, और लास्ट में मैं आप लोगों को एक जरूरी बात भी बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, ठीक है ना। चलिए तो मैं ये रब कर देता हूं, ये आप लोगों को पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कौन सा मेथड से कर रहे हैं अकाउंटिंग,
कौन से एएस के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना चाहता है। ये जो 3 बात बताई है ध्यान रखना बच्चों, इस पे एमसीक्यू बन जाता है या आपका फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोगों को पता है, आपके एग्जाम के पैटर्न है कि एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, यानी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है जिसमें बच्चों ये हमारे रिजल्ट है, ये जहां पे भी मैंने ब्लू कर रखा है ये रिजल्ट है और ये लास्ट रिजल्ट है, ये हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो। तो देखो स्टेजेस कितनी है, 1 स्टेज, मैं इसको स्टेज 1 का नाम दे रहा हूं, स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 3, स्टेज 4, ठीक है। आप स्टेज कह लो या लेवल कह लो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये चारों लेवल आप लोगों को प्रॉपरली सीखना है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 में क्या है बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बट इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा वो भी देख लो बच्चों। सबसे पहले इसमें ऐड होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी उसका चेंज। अच्छा, अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, हम जो अगली क्लास में इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाओगे, बट अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो हमें कैश फ्लो बनाने के लिए दिया जाता है एग्जाम में, उसमें 2 ईयर का डेटा होता है बच्चों, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो हमें करंट ईयर से प्रीवियस ईयर 2 डेटा देता है, तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को हमें डिफरेंस देखना होता है। तो मान लो करंट ईयर, एक एग्जांपल मान लेते हैं कि बच्चों हमारा जो प्रीवियस ईयर है और उससे करंट ईयर में ये 5 रुपए, ये 8 रुपए, तो बताओ चेंज कितने का आया, ठीक है। प्रीवियस ईयर 5 था हमारा प्रॉफिट, ठीक है, और करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना है 8, तो चेंज कितने का आया, तो समझ गए ना, बस यही समझना था। तो बच्चों यही चेंज, तो हम यही चेंज देखते हैं इसमें, चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद है बच्चों चेंज इन जर्नल रिजर्व, हम देखेंगे जर्नल रिजर्व में कितना चेंज आया, हमें बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, बस हमें उसे देखना होगा। उसके बाद बच्चों ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड। अब याद रखना बच्चों, प्रपोज डिविडेंड की 2 वैल्यू गिवन होगी, एक प्रीवियस ईयर की और एक करंट ईयर की, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो यहां पे हम लोग जो ऐड करेंगे वो क्लोजिंग वाली वैल्यू ऐड करेंगे, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है ना। क्लोजिंग वाली वैल्यू ऐड करेंगे, सॉरी बच्चों ओपनिंग वाली, यहां पे कौन सी वाली ऐड करेंगे, ओपनिंग वाली, यानी प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है ना। PY मतलब प्रीवियस ईयर। लो मैं एब्रिविएशन यूज किया तो लिख देता हूं प्रीवियस ईयर, भूलना नहीं सर, हम रट लेंगे। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे समझते हैं इसको जरा ध्यान से, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे जो प्रपोज डिविडेंड ऐड होगा तो आपको 2 प्रपोज डिविडेंड गिवन होगा, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो याद रखना ओपनिंग वाले को हम लोग यहां पे ऐड करते हैं। उसके बाद है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे जो बच्चों ऐड होगा वो क्लोजिंग वाला होगा, यानी करंट ईयर वाला, ठीक है। इस पे मैं चर्चा का विषय रखूंगा बच्चों। आज मैं इस फॉर्मेट की बेसिक रिक्वायरमेंट को बता रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं खुद ही इसमें बताऊंगा कब, क्या, क्यों, कैसे करते हैं। आज पहला दिन है, सारी चीजें बताने लगूंगा ना, आप घबरा जाओगे, तो इसलिए सिंपल वे में चलते हैं पहले, ठीक है ना। हाँ, रेडी हो ना मेरे साथ आप लोग। मेरी गारंटी बच्चों 100% आप लोगों को कैश फ्लो बहुत अच्छे से समझ आएगा, पर आप लोगों को मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है बच्चों इंटरिम डिविडेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट आइटम क्या है हमारी, इंटरिम डिविडेंड। ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप लोग ऐड कर देना और नहीं तो नहीं। और उसके बाद आता है बच्चों हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं चर्चा का विषय करूंगा, इसलिए बच्चों इसे मैंने ग्रीन से हैशटैग लगा दी, इस पे मेरी चर्चा का विषय होगा अभी, ठीक है ना। तो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद आप लोग ध्यान से देखो, तो हम अपने लेवल 1 पे पहुंच गए। सर हम आपसे एक बात पूछें, पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो, बता दो मुझे, आज सारी बात आप ही बता दो। सर ये फर्स्ट लेवल है क्या, हाँ बच्चों ये फर्स्ट लेवल है। सर इसके लिए इतनी सारी आइटम ऐड या लेस होके तो ये रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो सबसे पहले चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और चेंज इन जर्नल रिजर्व, ये 3 आइटम ऐड होगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेस होगी, बस।
तो यहां तक हम पहुंच गए अपने लेवल 1 पे। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है बताऊंगा मैं, घबराया मत करे करो। तुम लोगों को ऐसा लग रहा है मैं भाग जाऊंगा क्या अभी बिना बताए? मैंने हैशटैग ग्रीन से लगाया है ना कि कुछ स्पेसिफिक आइटम है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट सीख लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ सर हम लोग समझ गए। समझते तो नहीं हो तुम, बीच बीच में तंग करते रहते हो मुझे ऐसे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये लेवल 1 आ गया। अब लेवल 1 के लिए देख लीजिए आप लोग कितनी चीजों को यूज होगा। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें क्वेश्चन है, तो हम लिख देंगे, नहीं तो हम मिस कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना? अगर आपने ये लिख भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू की जगह डैश कर देना कि भाई इसकी अमाउंट तो हमें क्वेश्चन में मिली ही नहीं। ठीक है? और अगर नहीं भी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो गई तो वो लिखना भी मत, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेवल 1 हो गया हमारा क्रॉस। अब लेवल 2 की बात करते हैं बच्चों। लेवल 2 में क्या करना है? देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ऐड और लेस। हमें ऐड करना है और लेस करना है नॉन कैश और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है ना? तो यहां पे बच्चों हम उन आइटम को ऐड या लेस कर देंगे जो कि या तो नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ठीक है? इसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है और कौन कौन सी नॉन कैश आइटम होती है। ठीक, तो चलिए लेवल 2 पे पहुंच गए। जब लेवल 2 में इन आइटम को ऐड लेस करेंगे, मैं अभी डिस्कस करूंगा बच्चों। यहां पे जो आइटम आने वाली है मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है, मैं आप लोगों को बताऊंगा यहां पे क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है ना? तो हम लेवल 2 पे के बाद, लेवल 1 के बाद बच्चों लेवल 2 पे पहुंच गए। लेवल 1 पे पहुंचे थे इतनी सारी चीजों को ऐड लेस करके, तो हमारा लेवल 1 आया था। लेवल 1 में हम लोगों ने इन चीजों को ऐड या लेस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बच्चों अपने लेवल 2 पे। अब लेवल 2 पे पहुंचने के बाद हम लोगों को क्या करना है? ऐड लेस। लो बच्चों, ऐड और लेस, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये लो मैंने यहां पे एब्रिविएशन लिखी है। ठीक है ना? यहां पे जगह नहीं थी बच्चों, तो CA एंड CL यानी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। यानी लेवल 2 में जो हमारा लेवल होगा बच्चों, लेवल 2 में अगर हम ऐड और लेस यानी इंक्रीज एंड डिक्रीज करंट एसेट्स के रिजल्ट का इंपैक्ट को ऐड लेस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो लेवल 3 आ जाएगा। और लेवल 3 में आप लोग देखो क्या करना है, हमें माइनस जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें हम लोग लेस करेंगे बच्चों अपना इनकम टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर। जो हमने टैक्स पे किया है ना, टैक्स पेड, याद रखना, प्रोविजन नहीं बच्चों, प्रोविजन यहां पे आ चुका है। जो हमने करंट ईयर में टैक्स पेड किया है, तो यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी? यहां पे ओपनिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू टैक्स की मैं बताऊंगा, हम क्वेश्चन करेंगे ना, आप लोगों को बहुत ही बढ़िया क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक, तो यहां पे बच्चों हम ओपनिंग वाले को माइनस कर देंगे और वो टैक्स पेड होगा ड्यूरिंग द ईयर, और फिर यहां पे ऐड कर देंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लीजिए मैं दोबारा से हैशटैग कर दे रहा हूं। सर हम एक बात पूछे? हाँ पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर ये आपने जो हैशटैग किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्या ये यही वाली है? यस, बिल्कुल करेक्ट बच्चों। यहां पे लेस होगा और फिर यहां पे दोबारा से ऐड हो जाएगा, और तब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, देखिए लेवल 4, जो कि मुझे पता लगाना था, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगर आंसर ये पॉजिटिव में आ रहा है बच्चों तो हमारा इनफ्लो है, और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो याद रखना ये आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो बच्चों ये कैश फ्लो का फॉर्मेट था। अब मैं आप लोगों से थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने यहां पर आप लोगों को नहीं समझा है। हालांकि आप लोगों को पता चल गया है कि ये इसी सीक्वेंस में चलेगा और इन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे। अब मैं एक बात जरूरी बताने वाला हूं, मैंने बोला था ना मैं जरूरी बात बताऊंगा, तो 2 जरूरी बात है। पहली वाली अभी सुन लो, लास्ट वाली सबसे लास्ट में, क्लास के एंड में। ठीक, पहली जरूरी बात यह है कि बच्चों हो सकता है
कि मेरे फॉर्मेट और आपके स्कूल की मैम ने या सर ने जो फॉर्मेट कराया वो डिफरेंट हो सकता है। बच्चों आप टेंशन मत लेना, वो बिल्कुल यही फॉर्मेट होता है, टीचर ना बहुत सारी चीजें लिखवा देते हैं, आप इसको फॉलो करो, कोई इश्यू की बात नहीं है, बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। आप लोग पता है प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों के स्कूल में मैम या सर ने भी एक फॉर्मेट लिखवाया होगा जो कि मेरे फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा होगा। आप टेंशन मत लेना बच्चों, अगर कोई भी टीचर बोल दे कि ये फॉर्मेट गलत है, ठीक है, तो आप मेरी बात करवा देना, ठीक है। मेरा नंबर इस चैनल पे डला हुआ है, आप लोग देखोगे तो वीडियो में आता है, ये 100% करेक्ट फॉर्मेट है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। जो सीबीएसई ने ऑथराइज कर रखा है मैं वही करवा रहा हूं। बट आप लोगों के ना स्कूल में मैडम बहुत सारी चीजें लिखवा देती हैं, तो तुम हो जाते हो कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को लेवल 1 तक याद करना है, फिर लेवल 1 में क्या चीजें ऐड करेंगे कि लेवल 2 आ जाएगा, फिर लेवल 2 में क्या चीजें ऐड करेंगे कि लेवल 3 आ जाएगा, और फिर ये सारी चीजें करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट का पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं बच्चों इस वाले हैशटैग की, इस वाले क्वेश्चन मार्क की, और यहां पे जो क्वेश्चन मार्क लो मैंने लगा दिया, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी उसके भी, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। बच्चों ये लीजिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती हैं सर? बच्चों लो, पहली आइटम मैं बता देता हूं आपको, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। सेकंड है बच्चों इनकम टैक्स रिफंड, या कोई कॉम्पनसेशन पेड या रिसीव्ड, ठीक है ना। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। सर इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों बोला जाता है? बच्चों ये नॉर्मली बिजनेस में नहीं होती, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। भाई अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 चीजें बोलूंगा, आप बताना, ठीक है ना। आप बच्चों अपने बिजनेस में गुड्स खरीद के लेकर आते हो, फिर उनसे अपना फिनिश गुड्स बनाते हो, रॉ मटेरियल खरीद के लाए, रॉ मटेरियल खरीद के लाकर आपने उसे फिनिश गुड्स बनाया और सेल कर दिया, जिससे आपकी इनकम हुई। ये नॉर्मल वर्क है। भाई आप रॉ मटेरियल खरीद के लाए, उसे गोडाउन में रखा, और बच्चों गोडाउन में आग लग गई तो आपका सारा स्टॉक जल गया, तो आपने इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया कि भैया हमें पता चला है आपका नुकसान हो गया है, ये पकड़ो, आपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा था तो ये लो पकड़ो पैसे। अब आपको तो समझ आया कि अरे वाह ये तो बड़ी सही चीज है, 20,000 रुपए का स्टॉक रखा था, इंश्योरेंस 50,000 का करा रखा था, आग लग गई तो पता ही नहीं ना कितना स्टॉक जला, और हमने बोल दिया झूठ कि 50,000 का स्टॉक रखा था, पूरा 50,000 का जल गया, और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने 40,000 रुपए दे दिए। फिर से समझे इस वाले को। बच्चों आपके गोडाउन में आग लग गई और 30,000 का स्टॉक जल गया, और आपने जो इंश्योरेंस करा रखा है वो 50,000 तक का करा रखा है, और आपने इंश्योरेंस कंपनी को झूठ बोल दिया कि भैया हमारा ना 50,000 का स्टॉक जल गया। अब भाई वो जल के राख बन गया है, भाई स्टॉक जल के राख बन गया। मान लो आपका कंबल का बिजनेस था तो कंबल सारे जल के राख हो गए, तो वो कैसे चेक करेंगे कि 50,000 का था कि 30,000 का? तो आपने बोल दिया झूठ कि भैया एक्चुअली में तो 30,000 का ही रखा था स्टॉक, पर आपने कहते 50,000 का स्टॉक हमारा जल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम 40,000 रुपए क्लेम दे देते हैं। तो यहां पे आप कह रहे हो वाह ये सही काम है, 30,000 रुपए का स्टॉक खरीद के लाओ, उसमें आग लगा दो, 40,000 रुपए ले लो, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ना गुड्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ा। नहीं भैया देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, आपका मेन बिजनेस ये थोड़ी ना है कि स्टॉक खरीद के लाओ, गोडाउन में रखो, आग लगा दो, फिर इंश्योरेंस लो। ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। वैसे बच्चों इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स हमें पे करना होता है, ठीक है, हमने पे करा, पता चला कि हमने जितना पे किया ज्यादा पे कर दिया है, तो इनकम टैक्स वाले ने रिफंड कर दिया। तो ये कोई इनकम थोड़ी ना है आपकी, भाई आपने तो ज्यादा पे किया था पहले। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये काम थोड़ी ना कि टैक्स जानबूझ के ज्यादा पे कर दो फिर रिफंड आ जाए, ये हमारा कोर एक्टिविटी है, ये काम थोड़ी ना आपका। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ऐसी कोई कंपनसेशन रिसीव्ड या पेड, ठीक है बच्चों, कंपनसेशन रिसीव्ड या पेड। जैसे सपोज मान लेते हैं कि भाई अर्थक्वेक आया, ठीक है, और बच्चों आपका बिजनेस तहस नहस हो गया और आपने गवर्नमेंट के आगे हाथ फैला दिए, हे गवर्नमेंट, अर्थक्वेक जानते हो ना, आधे कह रहे अर्थक्वेक क्या होता है, नलायक, जब हिलोगे ना ऐसे ऐसे तब पता चलेगा, ठीक है ना।
तो आधों ने गवर्नमेंट के आगे हाथ फैला दिए कि गवर्नमेंट हमारा पूरा बिजनेस खत्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भैया, आपका अर्थक्वेक से जो भी लॉस हुआ है हम कंपनसेशन देंगे आपको। तो भाई आपका कोर बिजनेस ये थोड़ी ना, आपका मेन जो बिजनेस है बच्चों वो ये थोड़ी ना है कि आप वेट करते रहो कब अर्थक्वेक आए, कब सामान खराब हो, कब जाके गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाओ कि दो हमें कंपनसेशन। ऐसा थोड़ी ना, नालायक कहीं के। तो ये क्या हो गई बच्चों, हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जिसकी वजह से या तो हमारे पास एक्चुअली पैसा आ रहा होता है बट हमारा वो कोर बिजनेस नहीं होता, मेन बिजनेस नहीं होता। तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको लेस करके यहाँ पे ऐड करके नलिफाइड कर देते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर क्या हुआ, 0 हुआ। एक बार प्लस करा, एक बार माइनस किया। बट बच्चों अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको रिप्रेजेंट करना कंपलसरी होता है। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे ना, आपका आंसर मैच कर जाएगा, बट ये लिखना कंपलसरी होता है, याद रखना। ठीक, चलिए तो अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात खत्म हो गई होगी, ठीक है ना। अब आधो को समझ आ गया। अब बात करते हैं सर, ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होती है। भाई नॉन कैश आइटम जरा समझते हैं बच्चों। नॉन कैश आइटम वो आइटम जिसके लिए हमारा कैश नहीं गया। जैसे नॉन कैश आइटम की बात करते हैं, जैसे बच्चों डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन। जैसे हमारा बच्चों बैड डेट्स, जैसे बच्चों गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। जैसे बच्चों हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों हमारे, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आपको खुद भी दिमाग लगाना है। ये हमारे नॉन कैश आइटम, ठीक है ना, नॉन कैश आइटम। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या है, जिसका हमारे ऑपरेशन से रिलेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, ये लीजिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये पता है हमें और जैसे अच्छी ज्यादा क्लैरिटी कब होगी, जब हम इन पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे बच्चों नॉन ऑपरेटिंग मतलब, नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो आपने लोन लिया है, ठीक है ना, लोन लिया है तो वो कौन सी एक्टिविटी हुई, अभी मैंने बताया था ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है बच्चों। जैसे डिस्काउंट, हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या हो गई हमारी नॉन ऑपरेटिंग। जैसे गेन ऑन सेल ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स। तो बच्चों ये कुछ है हमारी, जैसे ये हो गई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये हो गए हमारी नॉन कैश आइटम और ये हो गए नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखवा दिए। अब यहां पे नॉन कैश आइटम, ऑपरेटिंग आइटम ऐड और लेस होंगे, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐड होगा, कौन सा लेस। बच्चों जिनकी वजह से कैश चले गया है तो उनको दोबारा से प्लस कर देंगे, या ऐसे नॉर्मल समझाता हूं, जितने भी एक्सपेंस नेचर के होंगे वो प्लस हो जाएंगे, और जितने भी इनकम नेचर के होंगे या गेन, एक्सपेंसेस या लॉस, एक्सपेंसेस या लॉस, ठीक है, कौन से वाले बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग वाले, ठीक है। एक्सपेंसेस ऐड होंगे बच्चों, चाहे वो नॉन कैश हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, और इनकम माइनस होंगी, कौन सी वाली पर, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को बस इतना ही लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। अब बात करते हैं बच्चों इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो यहां पर हमारी करंट एसेट, जैसे करंट एसेट्स क्या क्या होती है हमारी, जैसे स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी होते हैं हमारी, ठीक है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब चीजें। तो बच्चों इनके इंक्रीज एंड डिक्रीज को यहां पे नोट किया जाता है। मैं बताऊंगा कि कब ऐड होगा कब लेस होगा, ठीक है, जब हम यहां तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अभी बताऊंगा ना आप समझ नहीं पाओगे, तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें हम लोग टैक्स माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो इनफ्लो और नेगेटिव में आएगा तो आउटफ्लो, ठीक है। डन, मेरी तरफ से डन। जो आज की क्लास में बताना था वो सब कुछ डन मेरी तरफ से। अब आपको ना बच्चों ये सारा का सारा लिखना है,
ठीक है ना, ये पूरा का पूरा। अब मेन बात मैंने कहा था ना कि क्लास के एंड में बताऊंगा। अब आप लोगों को सबको बच्चों कसम खानी होगी, ठीक है ना, हाथ आगे बढ़ाओ ना, कसम खाओ। समझ लो आपके आगे कैंडल जल रही है, आप शपथ ले रहे हो अग्नि पे हाथ रख के, ईमानदारी से। बच्चों नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है, यानी मेरी नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों को ये फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज अच्छी तरीके से याद करना है। और यहां पे बच्चों कम से कम 4 या 5 आइटम का गैप रखना है, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में। और यहां पे भी बच्चों कम से कम 4 या 5 आइटम का लाइन खाली छोड़नी है, ठीक है ना। यहां पे 4 या 5 आइटम की लाइन खाली छोड़नी है, पूरा फॉर्मेट आप लोगों को ड्रॉ करना है। और यहां पे भी 4 या 5 लाइन की जगह खाली छोड़नी है और पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों ने अरे शपथ तो ली नहीं, नालायक कहेंगे, शपथ नहीं ले रहे, वैसे बड़ी कसमें खाते हो। हाँ, वो कहे ना फोन करके कसम खाओ ये कर दूंगा, तो बड़ी जल्दी कसम खाते हो। यहां पे भी शपथ लो। समझ लो आप लोगों के आगे कैंडल जल रही है बच्चों, हाथ रखो कैंडल पे, चलो हाथ रखो। सारे के सारे नालायक कहेंगे हाथ नहीं रख रहे, आधे कहेंगे हम नहीं रखेंगे, रखो कैंडल पे हाथ। अभी बाबू सोना वाला फोन आ जाए ना तो कसम खा लोगे। हाँ चलो हम कसम प्रॉमिस करना ये करेंगे, चलो मेरे से भी प्रॉमिस करो। हाथ रखो कैंडल पे और कसम खाओ कि सर हम नेक्स्ट क्लास से पहले ये फॉर्मेट पूरा अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। सबसे पहले इसे आज नोटबुक में लिख लेना और आप लोगों को ये लर्न करना है बिल्कुल एज इट इज, सेम स्टेप में। ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए एक भी चीजें, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है ना। हाँ मान लो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं आपस में बच्चों लेवल 1, पर ये लेवल ऐसे ही चलने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नॉन कैश आइटम इतनी तो याद कर लेना जितनी लिखवा दी है, और नॉन ऑपरेटिंग भी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों यहां से आगे बढ़ेंगे, ये सारा का सारा आप लोगों को अब नोट करना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे गाइस, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पे चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ बट वही पुरानी वाली बात, जो शपथ ली है आप लोगों ने, फॉर्मेट अच्छे तरीके से याद कर लेना। जय हिंद गाइस, सभी को जय हिंद।